द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? सेंटर ऑफ मास हमने निकाल लिया। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? अब हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे पूरी की पूरी ग्रेविटी लाई करती है उस बॉडी की, ठीक है ना। तो ए पॉइंट वेयर द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो, जहाँ पे ग्रेविटेशनल टॉर्क, अब टॉर्क जब मैं बोलूँ तो समझ जाओ कि ऑब्जेक्ट कैसे होगा, रोटेशनल मोशन में होगा, मतलब गोल घूमेगा वहाँ पे, ठीक है ना, रोटेट करेगा। तो वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल टॉर्क है वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। डेट इज बैलेंसिंग ए क्लिपबोर्ड ऑन द टिप ऑफ ए पेंसिल, डेट इज इफ टॉर्क नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, कार्डबोर्ड इज बैलेंस्ड। और ए पॉइंट वेयर द वेट ऑफ द बॉडी में सपोज टू बी एक्ट, या फिर उसको आप ऐसे कह लो कि एक ऐसा पॉइंट जहां पूरी बॉल का या पूरी बॉडी का जो मास है वो लाई करता हो, ठीक है ना, बैलेंस हो गया हो उस पॉइंट पे। तो कंसिडर m1 m2 m3 m1 आर द मास ऑफ द पार्टिकल्स कंसिस्टिंग द बॉडी, देन द लाइक पार्टिकल्स then the like parallel forces m1 g1 m2 g2 m1 gn act on the body in the downward directions। तो मान लीजिए हमने कोई कार्डबोर्ड ले लिया इरेगुलर शेप का, ठीक है ना, और इस कार्डबोर्ड को हमने अपनी अंगुली के ऊपर सेट कर दिया, मतलब इस अंगुली के ऊपर हमने बैलेंस कर लिया इसको। तो देखिए जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो वो कहाँ पे बैलेंस होता है? जहाँ पे सेंटर ऑफ मास लाई करता है। तो जहाँ सेंटर ऑफ मास होता है ऑब्जेक्ट का, वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम मानते हैं, ठीक है ना, ओजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम वही मानते हैं। तो अब कार्डबोर्ड अपना पूरा का पूरा वेट क्या करेगा? नीचे की तरफ डालेगा, तो वहाँ तो लगेगा वेट। वेट क्या होता है? mg, यानी कि उसने एक फोर्स लगाया होगा आपकी अंगुली के ऊपर, उतने ही अमाउंट का फोर्स आपकी अंगुली भी लगा रही होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, तभी तो वो कार्डबोर्ड आपकी अंगुली पे फिक्स है, अदरवाइज तो नीचे आ जाएगा। तो उतने ही अमाउंट का फोर्स आपने ऊपर की तरफ लगाया, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, या इसको हम कैपिटल R से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपका कार्डबोर्ड जो आपकी अंगुली पे बैलेंस हो गया। तो ये तो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है कि ऐसा पॉइंट जहां पूरी बॉडी का मास लाई करे। एक्चुअल में होता क्या? पूरी बॉडी के ऊपर ही मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर ही पार्टिकल जो होते हैं वो फैले होते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ पार्टिकल्स ले लेते हैं P1 P2 P3 और P4, जिनका मास क्या है? m1 m2 m3 और m4। तो ये सभी के सभी मास जो है वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे नीचे की तरफ फोर्स। तो डाउनवर्ड फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्योंकि डाउनवर्ड लगा रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो F1 जो फोर्स लगाएगा ये पार्टिकल, वो क्या हो जाएगा? m1g। ऐसे ये पार्टिकल जो फोर्स लगाएगा m2g, ये पार्टिकल जो फोर्स लगाएगा m3g, और ये पार्टिकल जो फोर्स लगाएगा m4g। तो g यहाँ देखिए फिक्स रहती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो फिक्स ही है, तो इसलिए इसको हमने g लिया है। कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये है। तो द रिजल्टेंट डाउनवर्ड जो फोर्स होगा वो क्या होगा? रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स तो ये है W, तो ये भी क्या है? वेट ही है, तो ये भी mg होगा। तो ये m, कैपिटल M ले लिया, मतलब पूरे के पूरा मास, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि पूरी बॉडी का मास जो एक पॉइंट पर लाई करेगा, जिसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। तो इसको कैपिटल M से हम डिनोट करते हैं। तो ये भी डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो फोर्स क्या हो जाएगा? mg। तो ये हो गया mg। तो W इन सब के हिसाब से क्या निकलेगा? m1g प्लस m2g, ऐसे mn gn, अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो ये g सब में कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लो, बाकी सबको ऐड कर लो। तो ये सब टोटल मास किसके बराबर होता है? कैपिटल M। तो W किसके बराबर आ गया? mg, ठीक है ना। W किसके बराबर आ गया? mg के बराबर आ गया। फिर M क्या है? मास ऑफ द होल बॉडी। और ये जो mg है ये किसके साथ बैलेंस हो रहा है? इस नॉर्मल रिएक्शन के साथ, क्योंकि ये फोर्स नीचे लगा रहा है आपकी अंगुली के ऊपर, तो आपकी अंगुली ने भी तो फोर्स लगाया होगा ना ऊपर की तरफ, तो उसको बैलेंस कर रखा है। कोई कार्डबोर्ड कहीं नीचे ऊपर तो हो नहीं रहा है, वही फिक्स पोजीशन पे है, तो इसका मतलब उसके इक्वल अमाउंट का फोर्स आपकी अंगुली ने भी अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया हुआ होगा। तो यानी कि ये mg जो है किसके बराबर है? R के बराबर है। तो फॉर द बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम दिस mg इज इक्वल टू R, वेयर R इज नॉर्मल रिएक्शन, तो इसको हम कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो mg क्या है? F है, तो F इक्वल्स टू R, यानी कि नेट फोर्स जो लगा वो क्या लगा? जीरो लगा। डेट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, यानी कि बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि बॉडी जो फोर्स नीचे की तरफ लगा रही है वही फोर्स आपने अपनी अंगुली से ऊपर की तरफ लगा दिया, जिससे कि आपका कार्डबोर्ड जो एक फिक्स हाइट के ऊपर बैलेंस हो गया,
ठीक है ना। तो इसका मतलब जो नेट फोर्स लग रहा है उसके ऊपर वो 0 लग रहा है। मान लीजिए डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा होता तो कार्डबोर्ड नीचे की तरफ आता, अगर आपकी अंगुली का फोर्स अगर ज़्यादा होता तो कार्डबोर्ड ऊपर की तरफ जाता। तो ना तो कार्डबोर्ड नीचे आ रहा है ना कार्डबोर्ड ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो नेट फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड और अपवर्ड वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये तो वो सिचुएशन हो गई। अब देखिए ईच फोर्स से F1 F2 F3 गिव राइज टू टॉर्क, तो हर एक फोर्स जो है एक टॉर्क भी क्रिएट करेगा। टॉर्क क्या होती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये तो हो गया फोर्स, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, सेंटर पॉइंट से M1 का ये जो डिस्टेंस है मान लीजिए, ठीक है ना, मतलब सेंटर से इसका डिस्टेंस ये R मान लो, एक सेंटर से इसका डिस्टेंस, एक सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस, एक सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड फोर्स और ये डिस्टेंस, तो ये क्या बनाएंगे मिलके, टॉर्क बनाएंगी। ठीक है ना। तो अब ये डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, मान लीजिए अगर ये सारे फोर्स हटा दूं, मान लो सिर्फ ये वाला फोर्स लग रहा है M1, ठीक है ना। इमेजिन करो कि ये सारे फोर्स नहीं है, सिर्फ ये वाला फोर्स है, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अब रोटेट करने लग जाएगा, क्योंकि ये फोर्स नीचे जाएगा। यहाँ पे आपने इसको बैलेंस कर ही रखा है, तो ये आपकी अंगुली के चारों तरफ घूमेगा। ठीक है ना। तो ये वाली वो वाली सिचुएशन है, लेकिन क्योंकि सारे फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर, तो रोटेट करेगा क्या ऑब्जेक्ट, नहीं करेगा। मतलब रोटेट इन द सेंस, ना तो ये इधर की तरफ लुढ़केगा और ना ये इधर की तरफ लुढ़केगा, आपकी अंगुली पे बैलेंस रहेगा। तो इसका मतलब जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है वो भी क्या होगी, 0। तो नेट टॉर्क जो है वो भी क्या होगी, 0। इसका मतलब बॉडी आपकी क्या होगी, बैलेंस होगी। अगर ये नेट टॉर्क 0 नहीं होता, ठीक है ना, सपोज करो कि ये नेट टॉर्क 0 नहीं है, तो उस केस में क्या होता, बॉडी विल टिल्ट एंड फॉल। तो जो बॉडी है आपकी अंगुली से एक तरफ लुढ़क जाती वो, ठीक है ना। दस नेट टॉर्क बैलेंसेस द ग्रेविटेशनल फोर्स, की हमेशा जो नेट टॉर्क होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करके रखती है, बैलेंस करके रखती है। ठीक है ना। तो वही चीज कह रहा है कि आप देखिए दोबारा इस डेफिनेशन को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ए पॉइंट वेयर द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज 0, कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है बॉडी के ऊपर, या टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क जो लगता है बॉडी के ऊपर, वो कैसा लगता है, 0 लगता है। ठीक है ना। तो ये चीज है। और एक आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि एक ऐसा पॉइंट होता है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही पॉइंट है जहां पे पूरी बॉडी का मास जो है वो लाई करता है। तो ये पॉइंट वेयर वेट ऑफ द बॉडी में सपोज टू एक्ट, पूरी बॉडी का जो है वेट वहां पे लाई करेगा, मतलब सभी पार्टिकल्स का जो मास है वो वहां पे लाई करेगा। ठीक है ना। तो ये चीज है। अब देखिए ये कमाल की सिचुएशन है, देखिए आप, देयरफॉर द कंडीशन फॉर नेट टॉर्क, तो नेट टॉर्क की कंडीशन क्या है कि वो 0 है। टॉर्क अभी हमने देखा पीछे कि जो नेट टॉर्क लग रहा है वो 0 लग रहा है। ठीक है। तो जो ग्रेविटेशनल टॉर्क है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये कोई ith पार्टिकल हमने ले लिया, मतलब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो उसमें कोई i नंबर के ऊपर जो पार्टिकल है वो हमने लिया है, तो ith पार्टिकल, ठीक है ना, इसको ऐसे बोलते हैं। तो फोर्स हो गया mg, तो ये भी ith पार्टिकल का मास क्या होगा, mi, और g की वैल्यू तो कांस्टेंट है तो g। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। तो g को बाहर निकाल दो, तो समेशन, क्योंकि सबको ऐड कर रहा है ये, तो r ith और m ith, मतलब ith पार्टिकल को। ठीक है ना। तो सिंस g कैन नॉट बी 0, अब क्योंकि ये तो पूरा फैक्टर 0 है, तो इसका मतलब ये पूरा फैक्टर 0 हो गया। ठीक है ना भाई, जो ग्रेविटेशनल टॉर्क है वो तो 0 है, तो इसका मतलब ये पूरा फैक्टर 0 हो गया। तो ये पूरा फैक्टर 0 होगा, तो इसमें क्या चीज 0 होगी, g 0 होगा कि ये 0 होगा। तो g तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी वैल्यू तो फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये तो 0 है नहीं। तो इसका मतलब ये चीज 0 है, तो ये मतलब इसका मतलब ये 0 है। अब 0 ये है, तो इसमें भी देखिए आप कि किसी भी पार्टिकल का मास तो 0 हो नहीं सकता। पार्टिकल है तो उसका कुछ ना कुछ तो सर्टेन मास तो होगा ही। ठीक है ना। तो r 0 हो सकती है, तो r 0 है, इसका मतलब वो मास कहाँ पे है, वो पार्टिकल कहाँ पे है, सेंटर में है, क्योंकि सेंटर से तो हम डिस्टेंस ले रहे हैं r का, तो इसका मतलब पार्टिकल कहाँ पे है, सेंटर पे है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी बॉडी जो है एक ऐसे पॉइंट पे लाई करती है जहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास मान के चलते हैं, और उसी पॉइंट पे जो है हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लाई करेगी। ठीक है ना। तो 10 पॉइंट वेयर दिस इक्वल्स टू 0 होल्ड्स ट्रू
इज एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब वही पॉइंट जो है हमारा क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है वही पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो इससे हम ये चीज़ कंक्लूड करते हैं, क्या कंक्लूड करते हैं कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास, कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट होगा वो पॉइंट कोइंसाइड करेगा किसके साथ, सेंटर ऑफ मास के साथ, मतलब दोनों का ही एक ही पॉइंट होता है। इफ जी इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बॉडी, कंडीशन क्या है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के ऊपर जी जो है वो इक्वल लगनी चाहिए, तो वो तो इक्वली लगेगी, ठीक है ना, वो तो इक्वली लगेगी। तो ये इसका कंक्लूजन है। क्लियर है?